अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, भारतीय पॉलिसी है कि झूठ इतनी बार बोलो कि सच लगने लगे, लेकिन जैसे कि झूठ के पाँव नहीं होते इसलिए सच सामने आ ही जाता है। भारतीय वज़ीर दिफा मनोहर पारिकर ये फरमाते हैं कि हमने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है कि पाकिस्तान को अभी तक पता ही नहीं चला। जवाबन अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर ग्रुप ने यह रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तानी इलाके में किसी भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं मिला। भारतीय मीडिया का तो ये हाल है कि वो अपने DGMO के झूठ को सच साबित करने के लिए ऐसी ऐसी कहानियां घड़ रहा है कि बॉलीवुड भी शर्मा जाए। मुमताज़ भारतीय सहाफ़ी परवीन स्वामी भारतीय मीडिया के बगैर तस्दीक खबरें देने पर ट्वीट ये करती हैं कि एक वक्त था कि सहाफ़ी खबरों की तस्दीक करने के लिए सवालात पूछा करते थे। अच्छा हुआ कि वो बुरा वक्त गुजर गया। नफरत की इंतहा तो ये कि भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में भी खेलने से इनकार करने के अलावा तमाम पाकिस्तानी अदाकारों पर भारत में काम करने पर पाबंदी लगा दी है। क्या हमारे पाकिस्तानी सितारों को भी इस बदतहजीबी पर भारत जाने से गुरेज नहीं करना चाहिए? आखिर ये क्या बात हुई कि जब भारत चाहे अपने दरवाजे इनके लिए खोल दे और जब चाहे बंद कर दे? उधर भारत ने अपनी झोली में बैठे बांग्लादेश और अफगानिस्तान की मदद से पाकिस्तान में जो सार्क कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, इसे सबोताज करके खित्ते में नई सफबंदियों का आगाज किया है ताकि पाकिस्तान को तनहा किया जा सके। लेकिन चीन और किसी हद तक रूस के पाकिस्तान के हक में झुकाव से ये लगता है कि ये चालबाजी कामयाब नहीं होने वाली, खास तौर पर जब कल चीन ने भारत का दरियाई पानी भी रोक दिया। ये सारी सूरत हाल कहाँ तक जाएगी, इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे कि मुत्तहिदा लंदन को सियासी के बाद अब कानूनी झटका इलेक्शन कमीशन के इस बयान के बाद लगा कि MQM के कानूनी सरबराह जो हैं ये फारूक सत्तार हैं। याद रहे कि MQM लंदन ने एक मुश्तरका बयान ये जारी किया है जिसमें फारूक सत्तार की बुनियादी रुकनियत खारिज करते हुए ये ऐलान किया गया है कि पार्टी में मुंतखब कन्वीनर नदीम नुसरत के सिवा और कोई नहीं। मुत्तहिदा लंदन का ये बयान MQM पाकिस्तान की जानिब से फारूक सत्तार को कन्वीनर बनाने के बाद सामने आया है। लगता यह है कि मुत्तहिदा लंदन 22 अगस्त के बाद आने वाली ज़मीनी तब्दीलियों को समझने और इन्हें तस्लीम करने से अभी तक कासिर है। अभी वो अपनी गैर मुल्की बानी को किसी भी तरह से दोबारा कराची के सियासी मंजरनामे पर मुसल्लत करना चाहती है। इस पेशरफ्त के हवाले से भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ जफर हिलाली साहब हैं कराची स्टूडियो से, शहजाद चौधरी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हैं, निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, ये भी हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, और भारतीय सहाफ़ी उमा शंकर भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। अमेरिका जब उसामा बिन लादेन को टारगेट करने के लिए हमला करता है, पाकिस्तानी फोर्सेस को भी पता चल जाता है, आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है कि कोई ऑपरेशन हो रहा है, जो गोलियां चलती हैं सबको पता चल जाता है, आवाज़ आती है। लेकिन ये कैसी भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं? भारत आखिर ये प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है कि वो मानने को तैयार ही नहीं है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की? भारतीय मीडिया का भी ये प्रोपेगेंडा सामने आ रहा है, भारतीय सियासतदान भी ये सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट के बाद कि उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स के कोई सबूत नहीं मिले, आज़ाद कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक्स के, तो भारतीय इस प्रोपेगेंडे का मकसद क्या है? देखिए, इसके 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमें मद्देनज़र रखने चाहिए। पहली बात तो आपने बिल्कुल बजा कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल कोई इतनी डेसोलेट, लोनली, अलहदा जगह नहीं है। वहाँ पर दोनों अतराफ़ के अंदर फ़ौजी एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले पाकिस्तानी और भारतीय फ़ौजी मुतय्यन हैं, और तकरीबन ऑल अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल यही हालत है। फिर बहुत सारे गाँव हैं और आबादी है जो कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल ड्रॉ करने की वजह से, या जो पहले सीज़ फायर लाइन थी वो लाइन ऑफ कंट्रोल जब बनी, तो ये तो बहुत करीबी ताल्लुक़ है लोगों का, और आते जाते हैं और लोगों को पता है कि किस तरीके से यहाँ पर कितनी आबादी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उस सारी आबादी बिल्कुल पता ही नहीं चला और भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। बहरहाल मैं इसको पास्ट माजी में डालता हूँ। एक ऐसी चीज़ जो भारत क्लेम कर रहा है, जो पाकिस्तान कह रहा है कि उसके पास कोई निशानात नहीं है, दुनिया के पास भी कोई तरीका नहीं है उसको साबित करने का, और सिर्फ भारत की अपनी एक तान है कि उन्होंने कुछ इस किस्म का काम किया है। ये कैसी सर्जिकल स्ट्राइक है? एक ट्वीट और भी बड़ी मज़ेदार आई, ये कैसी सर्जिकल स्ट्राइक है जहां पर किसी के जाके कंधे पे टैप करके कहना पड़े कि दिस वाज अ सर्जिकल स्ट्राइक। अच्छा, तो मतलब ये है कहने का कि तो इस सर्जिकल स्ट्राइक्स का चलिए लेट्स लीव इट इन द पास्ट,
उसके बाद के हालात के बारे में मैं ज़्यादा परेशान हूँ। और उसकी वजह यह है कि इस सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर जो भारत खुद क्लेम कर रहा है, भारत के खुद वजीर और उनके जो मिलिट्री के लोग हैं वो क्लेम कर रहे हैं, मीडिया क्लेम कर रहा है, इस पे दुनिया की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि इस किस्म के भारतीय एग्रेशन को एक टैसिट अप्रूवल हासिल है, दुनिया मान गई है, दुनिया कह रही है कि ठीक है कर लो, कोई बात नहीं, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। दुनिया से मेरी मुराद कौन है? अमेरिका, बरतानिया, रूस, चीन वगैरह वगैरह सब ने ये तो कहा कि मामले को ज़्यादा तूल ना दिया जाए आपस में मामलात को। लेकिन लगता मुझे यूं है जैसे कि इसके बाद खड़ा हुआ नजर मसूद अजहर जी, इसके बाद कुछ और भी होने, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है जी, इसके बाद भी कुछ और होने वाला है। मैं जिस नुक्ते की तरफ आ रहा हूं वो ये है कि जहां दुनिया की तरफ से आवाज ना उठाई जाए तो फिर ये होता यूं है कि उसको एक टैसिट अप्रूवल समझा जाता है और हो सकता है कि भारत उस शय पे कुछ और करे। और अगर ये बात इसी तरीके से रही और कोई सबूत ना दे सके तो भारत जिस टाइगर पे सवार है, ये कह के कि जो रेट्रिक का टाइगर है, जो कि जो जिंगोइज्म का और उस किस्म की लड़ाई के माहौल का के टाइगर है, उससे उतरना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए और वो कुछ ना कुछ और करने की कोशिश जरूर करेगा। उसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं मेरे लिए, लेकिन ये ज्यादा परेशान कुन बात है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस पर बहुत करीबी नजर रखनी चाहिए अगले आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर, कम से कम 2 हफ्तों के अंदर। ठीक है जफर इलाही साहब, इस तरह समझिए अब अपने एक मिनट, पाकिस्तान अपने आप को जंग की कैफियत में समझे और जंग की कैफियत में रहते हुए अपने मुकम्मल दिफा का बंदोबस्त किया जाए। ठीक है जफर इलाही साहब, भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हो, मुंबई हमले हो, पठानकोट अटैक हो, उड़ी हमला हो, भारत आज तक किसी भी हमले को साबित नहीं कर सका और अब भारत का एक और प्रोपेगेंडा कि भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। क्या मकसद है इस प्रोपेगेंडे का? देखिए शाजिया, मेरे अपने ख्याल में कि हमें बहुत फिक्रमंद होना चाहिए। हम जब किसी के साथ जंग लड़ते हैं तो मेरे ख्याल में हम उन लोगों के साथ लड़ते हैं जो पागल नहीं हैं, माने दे आर सेन, उनकी सैनिटी होनी चाहिए। ये जो लोग हम लोग जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये डिमेंटेड हैं, ये पागल हैं। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमने सर्जिकल अटैक किया है, ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को तबाहकुन नुकसान पहुंचा है, मगर पाकिस्तान कोमाटोज है, उनको अभी तक पता नहीं है। जब वो उठेंगे सर्जरी से, जब उनको पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ है। आई मीन दिस इज मैडनेस। तो मुझे नहीं पता किस किस्म के दुश्मन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, मगर जो शहजाद साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा। मेरे ख्याल में हमें वी शुड बी क्लियर कि हमें अभी तैयार होना चाहिए। हम किसी वक्त भी ये कुछ भी कर सकते हैं और फिर मैं कहूंगा कि हमारा फाइनल ऑप्शन जो है उसको खुदा के लिए उसके तरफ लोगों का तवज्जो दे कि ये ना सोचें कि हिंदुस्तान एस्केलेट किया और हम हमारा जो रिप्लाई होगा, रिस्पॉन्स होगा, वो रिएक्टिव, ओनली रिएक्टिव होगा। प्लीज, वी कैन नॉट ओनली बी रिएक्टिव। अगर हमने मिसाल के तौर पे ऐसा फॉर्मेशन देखा बॉर्डर पे, ऐसी चीजें देखे बॉर्डर पे जिस पे हमें रिएक्ट करना चाहिए, वी शुड स्ट्राइक, इसलिए कि उनका जो मकसद है वो हमें वेरी क्लियर और वेरी एविडेंट हो रहा है। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जब तालिबान से बात करनी हो या भारतीय टेंशन हो या दुनिया में और कोई बड़ा मसला, हर बार पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब किया जाता है। आखिर इस एक्टिविटी का मकसद क्या है? एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। निहाल हाशमी साहब, पार्लियामानी पार्टियों का रहनुमाओं का इजलास तलब किया गया है। इस एक्टिविटी का मकसद सिवाय इसके कि एक रवायती करारदाद पास होगी और क्या मकसद होगा? पिछले 2 महीने से भारतीय बर्बरियत मकबूजा कश्मीर में जारी है। ये अगर बुलाना था पार्टियों का इजलास, ये उस वक्त बुला लेना चाहिए था ताकि एक भारत को उसी टाइम एक स्ट्रांग मैसेज जाता। मकसद क्या है इस एक्टिविटी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा जजमेंटल क्वेश्चन पूछ लिया है।
अब जब आप समझती हैं कि नहीं बुलाना चाहिए था और 2 महीने पहले बुलाना चाहिए था, तो इसके बाद जब जजमेंटल हो जाए तो फिर मैंने ये नहीं कहा नहीं बुलाना चाहिए था, मैंने कहा इस बुलाने का मकसद मुझे बता दो। नहीं, आपने कह दिया कि इसके मकासद क्या हैं। व्हेन यू आर जजमेंटल, मकासद पूछ रही हूं ना, ये तो नहीं कहा कि नहीं बुलाना चाहिए। नहीं, आपका जो अंदाज पूछने का था वो बड़ा जजमेंटल था, बड़ा। मैं सिर्फ आपसे इतना अर्ज करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि कब कौन सा प्रोग्राम किया जाए, कब इजलास बुलाया जाए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए। और आप देखें अभी शहजाद चौधरी साहब, एक मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बहुत ही टू द पॉइंट और बड़े दुरुस्त बातें करते हैं। मैं उसमें सिर्फ इतना ऐड करना चाहता हूँ, जो क्रॉस बॉर्डर हुआ है, इंडिया जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा है, वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि जो कश्मीर में मूवमेंट है वो इंडिजिनस नहीं है, बल्कि बॉर्डर के उस पार कैंप्स हैं जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जिनको हम स्ट्राइक कर रहे हैं। एक तो वो उनका मकसद है ताकि उसको इस्टेब्लिश, और साथ ये बताना कि पाकिस्तानी आर्मी के भी 2 लोग उसमें शहीद हुए। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ होगी। मैं आपको बताना चाहता था कि इसलिए बुलाया गया है कि जब भी दुनिया में ये जमहूरी निज़ाम में होता है कि कौम किसी ऐसे लामबंदी पे खड़ी होती है, जब उसको एग्रेशन का सामना होता है, या जब उसके इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट होता है, या जब कोई जॉय होता है, जब कोई चीज़ इनिशिएट करना होता है, तो ये हो नहीं सकता है कि आप सारी एज खुद करें, बल्कि जितनी ज़्यादा एडवाइज़र्स मिले कौमी जमातों से, पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी जो लोग करते हैं, उनसे जो एडवाइस मिले उसके बुनियाद पे आगे बढ़ा जाए। और हम अपनी बहुत सारी ऐसी कोताहियों और कमज़ोरियों की निशानदेही भी चाहते हैं कि जिससे एक फ़ायदा ये होता है। हमें तो ये भी इत्तला है कि कल फिर ये भी तजवीज़ दी जाएगी कि अब इस सिफारती मुहाज पर एक फ़ाल वज़ीर ख़ारजा अब एक कौमी ज़रूरत बन गई है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की इतनी मसरूफियात की वजह से जो हमारा ये ख़ारजा मुहाज है ये भरपूर तरीके से जिस तरह काम करना चाहिए उस तरह से फ़ाल नहीं है। कल ये भी तजवीज़ मिलने वाली है, फिर इस तजवीज़ पर भी गौर करना चाहिए। बिल्कुल हो सकता है, मगर मैं ये समझता हूँ कि सरताज अजीज़ साहब पहले भी वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं और वो आदाब सफ़ारत से बहुत वाकिफ़ हैं। फ़ातमी साहब भी इसी महकमे से वाबस्ता रहे, डिप्लोमेट रहे, कैरियर डिप्लोमेट रहे। तो सिर्फ लफ्ज़ इस बात का फ़र्क है कि ही इज़ एडवाइज़र और ही इज़ ए मिनिस्टर। चूँकि वो मुंतखब नुमाइंदे नहीं है, इसलिए वो मुशावरत का काम करें। अगर वो MNA या पार्लियामेंटेरियन होते या सेनेटर होते तो यकीनन वो वज़ीर ख़ारजा होते। तो मैं ये समझता हूँ कि काम बड़ा प्रॉपर और ठीक डायरेक्शन में सरताज अजीज़ साहब करते हैं। मैं समझता हूँ हिलाली साहब भी इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि सरताज अजीज़ साहब की इंटीग्रिटी पे, उनकी विजनरी होने पे और उनकी जो सफारती दुनिया में एक मुकाम है उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता। ज़फ़र हिलाली साहब, सरताज अजीज़ के होते हुए आप समझते हैं कि वाकई किसी वज़ीर ख़ारजा की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर वज़ीर ख़ारजा की ज़रूरत नहीं है, आप समझते हैं हिलाली साहब? नहीं, मेरे ख्याल में इन्होंने सही कहा सरताज अजीज साहब के बारे में। ही इज़ अ वेरी एबल मैन, ही इज़ एन एजुकेटेड मैन, ही इज़ एन एक्सपीरियंस मैन, बिल्कुल सही कहा। मगर मेरा ख्याल में नाम में बड़ा फ़र्क है। देखिए, बात असल ये होता है कि जब आप फॉरेन मिनिस्टर नहीं होते हैं, जब आप एडवाइज़र होते हैं, तो सब लोग कहते हैं बस इसकी मुशावरत, ये एडवाइस दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर को जाके उनका दूसरा अप्रोच होता है। मैं आपको बताऊं कि बेनज़ीर भुट्टो ने भी जब अपने पास ये पोर्टफोलियो रखा था और इकबाल आखुंद को उन्होंने एडवाइज़र बनाया था, वो बड़ा फ़र्क है। इसलिए इकबाल आखुंद फॉर्मली अंडर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन कुड नॉट साइन एज फॉरेन मिनिस्टर, इन अदर वर्ड्स हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है। मगर सरताज अजीज, आई थिंक अगर उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, उनको अगर सपोर्ट किया जाए, अगर उनको कहा जाए लीड एंड आई एम विद यू, मेरे ख्याल में ही वुड हैव डन अ वेरी गुड जॉब। मगर उनको इस किस्म की कॉन्फिडेंस जो मिलनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर से, वो नहीं मिल रही है। शहजाद चौधरी साहब, डू यू एग्री? ये जी, मैं हिलाली साहब अगर बात मुकम्मल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी हिलाली, वरना मैं जी हिलाली साहब। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि
इन एवरी अदर रिस्पेक्ट अगर इनको कॉन्फिडेंस दिया जाता, इनको इंपॉर्टेंस दिया जाता और फातिमी इनके साथ अपनी इक्वेशन ठीक रखता, ऐसा नहीं इंप्रेशन देता दूसरे लोगों को कि एक्चुअली मैं कंट्रोल कर रहा हूं फॉरेन ऑफिस, सरताज अजीज कुछ नहीं है, ये तो एक माफ करिए चले हुए कारतूस हैं, ही इज टू ओल्ड, आई एम द वन इन चार्ज। यू सी द पॉइंट इज, अगर वो ना भी इस किस्म की हरकतें करता है, इंप्रेशन ये है कि देयर इज अ ड्युअलिटी एट द टॉप, ऊपर दो लोग इन चार्ज है, व्हेन देयर शुड बी वन पर्सन। शहजाद चौधरी साहब। जी मैं समझता हूं कि मैं निहाल हाशमी साहब के पहले जवाब के पहले हिस्से से एग्री करता हूं, जहां पर के ऑल पार्टीज़ या पार्लियामेंट्री हेड्स की जो मीटिंग हो रही है, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए, मे बी महीने में एक मरतबा, ख़ास तौर पे चैलेंजेस को देखते हुए, जिसके अंदर फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन है, जिसके अंदर सिक्योरिटी डायमेंशन है, जिसके अंदर के एक पॉलिटिकल विजन का एक इमर्ज होना, कंसेंसस पॉलिटिकल विजन का इमर्ज होना बहुत लाजमी है। मेरे ख्याल में ये बहुत शाज़ नादिर होती हैं, बहुत कम होती हैं, इनको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होना चाहिए। ये आई एग्री विद हिम देयर, और ये उम्मीद रखनी चाहिए कि कल जो स्टार्ट होगा ये कंटिन्यू करेगा, क्योंकि चैलेंजेस की नौयत इस तरह की है। अब आ जाते हैं सरताज अजीज साहब के ऊपर मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को जिस किस्म की फॉरेन पॉलिसी, बेशक उनका एक कमाल परफॉर्मेंस रही है, कमाल का उनका रोल रहा है पाकिस्तान की तारीख के अंदर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ पोजीशन के अंदर जो उन्होंने मेंटेन किए, लेकिन आज वक्त है एक ऐसे मुतहर्रिक फॉरेन मिनिस्टर का, जिसके पास कैपिटल्स में जाके अपनी पाकिस्तान की बात कहने का वक्त होना चाहिए और एनर्जी होनी चाहिए। सही। अच्छा, तो मुझे वो एनर्जी और वो जो वक्त है वो सरताज अजीज साहब के पास नजर नहीं आता। मुझे वो ज्यादा स्टैग्नेंट, स्टेशनरी, हालांकि जाती तौर पे मैं बेइंतहा उनकी कदर और इज्जत करता हूं, हमसे बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन यही वजह है मैं समझता हूं कि इट इज टाइम टू गेट इन। पता नहीं ये वक्त है या नहीं है, लेकिन काश के थोड़ा अरसा पहले हम एक बड़ा एक्टिव, प्रोएक्टिव किस्म का फॉरेन मिनिस्टर लेके आते, जो कि, और मैं इसके अंदर some people may not agree, अभी भी हो सकता है, अभी क्रॉस पार्टी लाइन जाके भी इलेक्शन में अभी भी हो सकता है, क्रॉस पार्टी लाइन। मैं तो हिना रबानी घर को भी लाने को वापस तैयार हूं किसी और पार्टी से उठा के, टू मेक हर द फॉरेन मिनिस्टर इवन इन द पीएमएलएन गवर्नमेंट। और पीएमएलएन ने आपके पास, अपने पास अगर इस किस्म के लोग, कहने का मतलब ये हुआ एक यंग डायनामिक, एक ऐसा प्रोएक्टिव फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान का पैगाम, मतलब वो जहाज से उतरे ना, आजकल का तो वो जमाना है, वो वक्त है जिस पे उसको इस किस्म का रोल अदा करना चाहिए। सही। मैं आपसे बात पूछना ये चाहती हूँ शहजाद चौधरी साहब कि आखिर अमेरिका और बरतानिया वज़ीर आज़म से उड़ी हमले पर किस मुंह से कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब मजम्मत करें? पिछले 2 महीने से मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय मजालिम और बर्बरियत चल रही है अमेरिका और बरतानिया की जानिब से, उस पर तो मजम्मत आई नहीं, तो ये किस मुंह से पाकिस्तान से कह रहे हैं कि उड़ी हमले की मजम्मत करें? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, अगर जो रिपोर्ट किया गया अखबारात में अगर वो सही और दुरुस्त है, तो प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही बात की है, जो उनको कह के कि आप सबसे पहले जो कश्मीर के अंदर जुल्म सितम हो रहा है उसकी मजम्मत करें, तो उसके बाद मैं उड़ी के वाक़े की मजम्मत करूंगा। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर का ये जो स्टांस था बिल्कुल सही था, और खुशी की बात है कि उन्होंने स्ट्रांगली इस चीज़ को डिफेंड भी किया और ख़ास तौर पर इस पर स्टैंड लिया, जिसको फिर उन्होंने परसू किया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का जो स्टैंड है, जो मुत्तफिक का स्टैंड है, वो यही होना चाहिए। ठीक है, मुझे ब्रेक ले रही, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। निहाल हाशमी साहब, जब भी पाकिस्तानी और भारतीय बॉर्डर्स पर टेंशन क्रिएट होती है, टेंशन पैदा होती है, तो भारत का सबसे पहला काम ये होता है कि पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी लगा दी जाए, उन्हें पाकिस्तान आने से रोक दिया जाए। जब चाहें वो पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे खोल दें, जब चाहें पाकिस्तानियों के लिए अपने दरवाजे वो बंद कर देते हैं। आप नहीं समझते इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए अब पाकिस्तानी फनकारों को भी सोचना चाहिए कि वहाँ पर काम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया जाए, इससे पहले कि वो लोग इनकार करें, हमें इनकार कर देना चाहिए? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, भारत अवामी ज़बान में कहा जा सकता है कि छिछोरपन की इंतहा पे है। इंग्लिश में कहते हैं, मैंने हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है इसकी, कि ना खेल को बख्श रहा है, ना डिप्लोमेट्स को बख्श रहा है, ना वो फनकारों को बख्श रहा है। एक तरफ वही भारत कहता था कि कोई सीमा नहीं होती है फ़न की और आवाज़ की और इस तरह की चीज़ें,
मगर दूसरी तरफ मैं समझता हूँ पाकिस्तानी जो फ़नकार हैं उन्हें भी कौमी अहमियत का ख्याल रखना चाहिए। एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहता है, एक ऐसा मुल्क जो जिसके पर वार हिस्ट्री तैयार बैठा है, उसके साथ मेरे ख़्याल से हमें इज्तनाब करना चाहिए। हाँ, कोई जैसे क्रिकेट में हम थर्ड कंट्री में जाके खेल रहे थे, न्यूट्रल पॉइंट पे जाके खेल रहे थे, ऐसा अगर किसी हाँ दुबई में होता या सिंगापुर हांगकांग तो ठीक था, मगर इनको भारत नहीं जाना चाहिए था। हमेशा इससे हमें जगहसाई हमारी होती है, बदनामी होती है, एक ग्रेस भी होता है, कौमी अहमियत भी होती है। और जब हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पे इस पर, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि देखिए हमें बड़ा नुकसान हुआ है। जो लोग प्रोडक्शन के फील्ड से वाकिफ़ है वो जानते हैं कि मास कम्युनिकेशन में एक प्रोडक्शन और इश्तहार का भी शोबा है। आज हमारे टेलीविज़न पे हम जब देखते हैं कि कमर्शियल्स के जितने भी बन रहे हैं वो सारे हिंदुस्तान से बन के आते हैं, हिंदुस्तान के प्रोडक्शन हाउस उस पर कामयाब है। वो खा साबुन हो, खा वो तेल हो, घी हो, दूध हो, कॉस्मेटिक्स हो, हमारे फ़नकारों को इस तरह से वो हमारे जो प्रोडक्शन हाउस है, जो मीडिया से रिलेटेड इंडस्ट्री, उसको भी तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, 20 करोड़ की आबादी है। हमारे फ़नकार को यहाँ भी मुनासिब हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, मुनासिब यहाँ पे मार्केट अवेलेबल है। और ये एक बार इन्हें खुद डिसाइड करना होगा, जो फ़नकारों की एसोसिएशन है उन्हें भी इस पे सोचना पड़ेगा, उन्हें भी देखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर अच्छे क्वालिटी है, आपकी क्वालिटी अगर इस तरह की है, तो फिर कोई भी आप न्यूट्रल मुकाम पे जाकर के परफॉर्म कर सकते हैं। मगर देखिए कौमी अहमियत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। अगर कौमी अहमियत हमारी ख़त्म हो जाए तो फिर तक़सीम हिंद का कोई जवाज़ नहीं रहता है। हमें उन शहीदों को भी सोचना पड़ता है, हमें उस दो कौमी नज़रिया को भी देखना पड़ता है, हमें अपने अकाबरीन को भी देखना पड़ता है, हमारे अपनी जुस्तजू को भी देखना पड़ता है। कोई ना कोई चीज़ मुकाबले में होता है जिससे आप आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ आप देखें पाकिस्तान की जो छोटी स्क्रीन है, पाकिस्तान के जो टेलीविज़न्स हैं, ड्रामे हैं, वो बड़े फ़रोग पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री या जो फ़नकार हैं उनको नज़रसानी करनी चाहिए अपने फ़ैसले पे। शहजाद चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि जैसा कि निहालाश ने भी कहा कि आर्ट और फ़नकारों पर सरहदों की कोई कैद नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहाँ कौमी मफाद आता है, कौमी मफाद की बात आती है, आप समझते हैं कि हमारे फ़नकारों को भी अब स्टैंड लेना चाहिए इस पर? देखिए दो चीज़ें हैं ना, एक तो ये कि कुछ इनफरादी अमल हैं। मिसाल के तौर पे वो फ़नकार जो कि इनफरादी हैसियत में जाके भारत जाते थे या जाते हैं और वहाँ पे जाके काम करते हैं, उनकी इनविटेशन पे जाते हैं, वो उनकी इनफरादी हैसियत है। वो पाकिस्तान का कोई सरकारी महकमा उनको नहीं भेज रहा वहाँ पे। जिस तरीके से कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, ये एक सरकारी हैसियत है, पीसीबी की एक सरकारी हैसियत है। अच्छा, तो इस तरह से जहाँ पर पाकिस्तान की एक रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन है, वहाँ पर तो भारत के साथ, भारत में जाके मेरे ख्याल में उस वक्त तक जबकि भारत सही रेसिप्रोकेट नहीं करता, पाकिस्तान को भी उन तमाम इस किस्म की एक्टिविटीज़ को रोक देना चाहिए। सिमिलरली एक्सचेंज ऑफ टेलीविज़न अगर वो है, फॉर्मलाइज्ड है, लीगलाइज्ड है, तो उसको भी ख़त्म करें अगर वो हमारे प्रोग्राम्स या हमारी चीज़ें मानी ले जाने देंगे। और सिमिलरली अगर वो इलीगल हैं तो वैसे ही उनके ऊपर क्रैकडाउन होना चाहिए। बाकी जहाँ तक रवाबित का ताल्लुक है, मिसाल के तौर पे वो रवाबित जो कि पीपल टू पीपल है, जैसे कि मेडिकल की वजह से लोग जाते हैं, या अदब के कुछ हमारे अदीब वहाँ पे इनवाइटेड होते हैं इनफरादी हैसियत के अंदर, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को वो मुल्क नहीं होना चाहिए जो कि इनके ऊपर बैन लगाए। इनफरादी हैसियत में जो लोग जाना चाहते हैं, अगर उनको वीज़ा मिलता है तो वो जाएं, अपनी रिस्क पे जा रहे होंगे, लेकिन उनको जाहिर है मसला तो ये ना, मसला तो ये वो अपनी मर्जी से वीज़े देते हैं, अपनी मर्जी से इनकार कर देते हैं, अपनी मर्जी से दरवाजे खोलते हैं, अपनी मर्जी से बंद कर देते हैं। हाँ, हम मगर देखिए शाजिया, हमारे पास और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम भारत के साथ कन्फ्रंटेशन में और जंग में जा सकते हैं। वी डोंट हैव टू पिक वॉर ऑन थिंग्स विच आर नॉट एट द कोर। कौमी हमीयत एक जज्बा है, अगर किसी में कम है या नहीं है तो मैं उसमें डाल नहीं सकता। यानी ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि क्या पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री इस काबिल नहीं है कि वो इन लोगों को समो सके? मेरा ख्याल है इस काबिल है कि समो सकती है। और अगर आप कुछ थोड़ी देर के लिए कुछ कम भी ले लें, कुछ थोड़ा कम खा लें, तो कोई हर्ज नहीं, अपने मुल्क की तरक्की के अंदर काम करें। तो मेरा अपना ख्याल है कि हमें लीगलाइज करते हुए किसी चीज़ को या बैन करते हुए बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि सिर्फ वो चीज़ें बैन हो जिनकी रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान की मुल्क की कोई हैसियत है। ज़फ़र इलाही साहब, देखिए सीधी सादी बात है, इस वक्त जो हिंदुस्तान में गवर्नमेंट है उन्होंने अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से बता दिया है सबको कि वो मुसलमान को समझते हैं एज बैड एज अनटचेबल्स,
उनके जो दलित हैं और जो मुसलमान हैं, हम दोनों को वो एक प्लेन पे इक्वेट करते हैं। ये गवर्नमेंट जो है ये जहरीला एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है, और ये आदमी जो प्राइम मिनिस्टर है वो, जैसे आप सबको पता है, उसके हाथ में मुसलमानों का खून है। अब मैं ये नहीं कभी समझ सकता हूँ कि क्यों हमारे लोग इतने कीन हैं हिंदुस्तान को जाने के लिए, और उधर अंडर द डायरेक्शंस ऑफ दिस गवर्नमेंट, बिकॉज दिस गवर्नमेंट बड़ी रेगुलेट करती है प्रेस को। बाय द वे, हिंदुस्तानी प्रेस इज आई थिंक द लीस्ट फ्री प्रेस इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। उधर का उनका जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल होता है थ्रू द CID, उनका कंट्रोल होता है थ्रू द फाइनेंस। ये सब लोग जानते हैं कि जब गवर्नमेंट एक लाइन चाहती है हिंदुस्तान में, दैट लाइन इज परस्यूड। अब किसी को इनमें हिम्मत नहीं होती है खड़े होके कहने, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द आइसोलेटेड, माने ऑन द मेजर पेपर्स, क्यों नहीं उठ के कहते हैं कि यार ये क्या हमारे पे प्रेशर डाल रहे हो, मुसलमानों के खिलाफ ये करें वो करें। और फिर आप जाके देखें मुसलमान की रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी में, चीफ एग्जीक्यूटिव्स कितने मुसलमान हैं? अगर 15% मुसलमान हिंदुस्तान में 15% हैं, 0.1%। फेडरल सेक्रेटरीज में जाके देखें, प्रॉबेबली 0। कहने की बात यह है, यू आर इन अ कंट्री, आप उस मुल्क को जा रहे हैं जिधर मुसलमान को कॉन्शियसली वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। चलिए फिर भी आप जानना चाहते हैं, चलिए। दूसरी बात है, हमने बताया है ये अपने हमारे परफॉर्मेंस से, शिरीन ओबैद चिनॉय और एक दो और भी आई एम श्योर हैं जिनके बारे में नहीं, आई हैव नेवर बीन टू अ फिल्म हाउस इन पाकिस्तान 20 साल के लिए, मगर हमने बताया है कि हम अच्छे प्रोडक्शंस कर सकते हैं। जैसे निहाल साहब ने कहा था, हमारे ड्रामाज, और मेरी वाइफ इज इन ड्रामाज, एंड जब वो ट्रैवल करती है, मैंने खुद देखा है इंडियन एयर होस्टेसेस उनको पूछते हैं कि आपका हमने प्ले देखा, बड़ा अच्छा। तो भाई हमारे पास है, टैलेंट है, और अब अपॉर्चुनिटी दे इन लोगों को। और मैं समझता हूं डिलिबरेट पॉलिसी गवर्नमेंट की होनी चाहिए टू प्रमोट द आर्ट्स। और ये काफी नहीं है कि एक राडा का एक एकेडमी बना दें एंड देन स्टार्व इट ऑफ फंड्स एंड डोंट बॉदर। नहीं, इनको एम्फेसिस देना चाहिए, इनको पब्लिक लाइफ में कदर करनी चाहिए। एंड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, दे आर अ वेरी, इट्स एन ऑनरेबल प्रोफेशन। ये नहीं है कि ब्रेक से पहले काफी सवाल अपने मेहमानों से, में आते हैं तो उसको आप कंडेम कर देते हैं। भारत में कई रियासतों में इंतखाबात होने जा रहे हैं 2017 में, शहजाद चौधरी साहब, तो क्या भारत जो है एक बार फिर से पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभार कर मोदी सरकार ये इंतखाबी मैदान मारना चाहती है, और क्या वो मार लेगी ऐसी पॉलिसीज के बाद? देखिए, बिल्कुल ये भी बात की जा रही है, और उसकी वजह ये है कि बिहार में इनको बहुत मार पड़ी। इनकी उम्मीद ये थी, मोदी साहब खुद जाके वहाँ पर इन्होंने कैनवेसिंग किया, लेकिन बावजूद इसके ये बिल्कुल वहाँ नहीं जीत पाए। नीतीश कुमार इज स्टिल दी लीडिंग मैन देयर, और उसकी कोलिशन है, तो ये झटका उनको बहुत बड़ा था जो बिहार का था। इसके बाद अब यूपी के इलेक्शंस हैं, और यूपी के मेरे ख्याल में तो होने वाले हैं, या शायद 2017 के शुरू में। लेकिन यूपी एक ऐसी स्टेट है जहाँ जी इतनी बड़ी उसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इतने बड़े उसका इफेक्ट है पूरे इंडिया के अंदर, कि वहां से जो मार खा गया, तो उसका मतलब ये है कि बीजेपी विल इज अनलाइकली टू कम बैक इन 2019। अच्छा, अब उसको एश्योर कराने के लिए, और मेरा ख्याल है कि तमिलनाडु इसके बाद आता है, आई थिंक जहां पे इनको जाना है, वो भी एक बड़ी रियासत है जहां पर ये इलेक्शन होने हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बीजेपी इन बड़ी रियासतों में मार खा रही है और खा जाती है, तो फिर वाकई में मेरा ख्याल है ये एक डेस्परेशन है। डेस्परेशन उस चीज की भी है कि भारत ने बहुत जोर लगाया पाकिस्तान को जेर करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए। पाकिस्तान जेर नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान ने कश्मीरियों को सपोर्ट किया। मेरा ख्याल है कि ये वजह है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन की, और जाहिर है डोमेस्टिक उसके जो एलिमेंट्स हैं कि मोदी साहब आप तो बड़े 56 इंच की छाती लेके आए थे, ये क्या हुआ कि सियासी तौर पर भी मुल्क के अंदर आपको मार पड़ रही है और बाहर भी आपकी कोई नहीं सुन रहा। तो ये बात है जहां पर के वो पाकिस्तान का एक रोल कम होना देखना चाहते थे दुनिया के अंदर, लेकिन वो रोल कम नहीं हुआ। पाकिस्तान की अपनी रेलेवेंस है, अपना रोल है जो कि पाकिस्तान को उस जगह पे उसी मकाम पे रखे हुए। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने इफेक्टिवली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। निहाल हाशमी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि रिवायती तौर पे आप देखें जो बिहार सूबा है, ये
हिंदुत्व से बहुत बाहर है। पाकिस्तान के साथ उनके जो भी लीडर्स रहे हैं, वो लालू प्रसाद रहे हैं या नीतीश कुमार रहे हैं, इवन वो जो न्यू दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट मूवमेंट था, कन्हैया कुमार, वो भी बिहार से था। एक तो वो लोग पाकिस्तान के साथ उनकी वो एनिमिटी नहीं। दूसरी तरफ अरविंद को देख लें आप, जो दिल्ली को कब्जा किए बैठा है। हाँ, अगर इफेक्टिव होगा तो शायद पंजाब में वो थोड़ा बहुत गेन कर लें। यूपी में अगर इनको जो समाजवादी पार्टी से उनका जो राब्ता है, कांग्रेस चूंकि यूपी में बहुत कमज़ोर हो चुकी है और वो परफॉर्म नहीं कर रही है, तो समाजवादी पार्टी के वजह से शायद अगर ये कुछ कर जाए। मगर अभी वहाँ भी वज़ीर आला जो है वो समाजवादी पार्टी का ये है, यादव साहब हैं वहाँ पे। हाँ, साउथ से शायद उनको कुछ वोट मिल जाए या राजस्थान की तरफ से। मैं चूँकि ख़ुद इसको बड़ा क्लोजली स्टडी कर रहा होता है हिंदुस्तान के सारे इसको, मगर मैं समझता हूँ कि इस बार उन्होंने बहुत लूज़ करना। आप देखें कि माँ सिवाय बॉम्बे के कहीं भी प्राइम मिनिस्टर के और कुछ ऐसे सूबे जहाँ पर बीजेपी का इन्फ्लुएंस था, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का पुतले जलाया गया, नवाज शरीफ की गर्दन मारने की बात की गई, उसके गर्दन के लिए उनके सर की कीमत रखी गई। रेस्ट ऑफ द इंडिया जो था इस हिस्ट्रियाई कैफियत में नहीं आया। कुछ यूपी का हिस्सा था जहाँ पे ये बात हुई, दिल्ली में हुई ज़रूर, दिल्ली चूँकि कैपिटल है, और महाराष्ट्र में। बाकी मैं समझता हूँ कि इतनी भी वो नहीं है मजबूत अभी बीजेपी जो उनको होना चाहिए था, क्योंकि वो डिलीवर नहीं। हाँ, गुजरात एक उनका इलाका है जहाँ पे अक्सर और बेशतर कोई ना कोई हवाले से वो इस तरह से एंटी पाकिस्तान मूवमेंट क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाशमी आज़ साहब, आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम एक ब्रेक लेनी, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ज़फ़र इलाही साहब, बात यह है कि एक तरफ MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार को कन्वीनर का ओहदा देते हैं, दूसरी तरफ MQM लंदन ये कहती है कि फारूक सत्तार को हम कन्वीनर नहीं मानते, वो आम आदमी हैं, उन्होंने पार्टी से गद्दारी की है, लिहाजा उनको पार्टी से खारिज करने का उन्होंने दावा किया MQM लंदन ने। बात यह है कि आखिर गद्दार कौन है, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाए, या वो लोग गद्दार हैं जिन्होंने नारे लगाने वालों से अलहदगी इख्तियार की? ये गद्दार कौन है? देखिए, पहली बात तो यह है शाजिया कि ये तो होना ही था। इट वॉज इम्पॉसिबल कि जिस किस्म की फंडिंग उनको पाकिस्तान से आ रही है कि ये इन पे, इस फंडिंग के कंट्रोल पे इनके डिफरेंसेस नहीं हो। बिल्कुल ये फोरसीन था। इनफैक्ट अगर आप फारूक सत्तार की वार्निंग आप एक दो दिन पहले सोचे, उन्होंने ये कहा था कि क्राइम इन कराची शुरू होगा। हाँ, भत्ताखोरी शुरू हो गई है, वो कहते हैं भत्ताखोरी शुरू हो गई है। हाँ, मगर वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि MQM के क्राइम, यू नो व्हाट वाज द इम्प्लीकेशन ये था कि MQM के क्राइम आउटफिट्स वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, MQM मिलिटेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये डायरेक्टली लंदन से कंट्रोल हो रहे हैं। तो हमारे से आप उम्मीद मत रखें कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी उनका इम्प्लीकेशन था कि एक और बात कि आप मत समझे कि हम इसको अप्रूव करते हैं। तो यू सी, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जब इस किस्म का बयान आता है तो उससे महसूस होता है कि अब द क्वारल इज, मैंने टू पब्लिकली इनकी लड़ाई होना, तो इट इज ओनली अ लिटिल वाइल अवे। तो अगर ये सब कुछ लंदन से हो रहा है तो ये MQM पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए नहीं, लंदन में हो रहा है। इट्स अ फाइट फॉर द कंट्रोल ऑफ द पार्टी, फॉर फंडिंग। इट इज अ फाइट फॉर द देखिए, आप समझ रहे हैं कि वो जो पूरा जो उधर गैंग बैठा हुआ है लंदन में, वो कैसे रह रहा है शाजिया? पैसे किधर से आ रहे हैं? क्या कंट्रीब्यूशंस अमेरिका से इस किस्म की जो उनके एक्सपेंसेस है हो सकता है? नॉट एट ऑल। पाकिस्तान इज अ मेजर फंडर ऑफ MQM लंदन एंड MQM अमेरिका। साथ साथ आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि लोग कह रहे हैं, मुझे अभी आज ही पता चला कि शायद अल्ताफ हुसैन को बीमार हैं या इतनी तबीयत ठीक नहीं है। शायद ये जो 4 लोग उन्होंने जो कोटरी है ऑफ 4 जो अब MQM को कंट्रोल कर रहा है, लेड बाय नदीम नुसरत, लगता है कि दे आर नॉट इन्फॉर्मिंग हिम। सुना यह है कि वो उसको बता नहीं रहे हैं हर चीज जो हो रहा है, इसलिए
कि एंड दैट मेक्स सेंस कि शायद वो चाहते हैं कि वो दे शुड रिटेन। शहजाद चौधरी साहब, तो मेरा अपना ख्याल ये है, जी एक मिनट, मेरा अपना ख्याल ये है कि फारूक सत्तार साहब का रिस्पांस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसे रिस्पांस करेंगे, वो कैसे करेंगे? क्या वो ही विल लेंड हिज नेम टू MQM गैंग्स? नहीं। तो क्या करेंगे वो? क्या वो सत्तार के साथ वो कमाल के साथ लिंकअप करने की कोशिश करेंगे? शायद इट वुड बी अ गुड थिंग। क्या वो इलेक्शंस में वाकई जाएंगे इन द होप कि वो कैंडिडेट्स जो MQM लंदन खड़ा करते हैं, तो फिर उनका क्या स्टेटस होगा विद द अथॉरिटीज, विद द एस्टैब्लिशमेंट? इस सारी सिचुएशन पर हमने बहुत सारे मसले आ रहे हैं। इस सारी सिचुएशन पर हमने आज MQM से बात करने की कोशिश की। हमने हम कह रहे थे कि MQM की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन MQM ने साफ इनकार कर दिया कि इस टॉपिक पर बात करने की हमारी पॉलिसी नहीं है। शहजाद चौधरी साहब, आखिर मुत्तहदा लंदन जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़, ग्राउंड रियलिटीज़ को फेस करने के लिए, इसको मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि MQM पाकिस्तान ने MQM लंदन से अलहदगी का जो है ना वो अलहदगी का ऐलान कर दिया है? वो ये बात नहीं मान रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया कि MQM जो वो सरबराह हैं वो फारूक सत्तार हैं। MQM लंदन ये भी मानने को तैयार नहीं है। क्यों MQM लंदन जो है ये सब कुछ फेस करने को तैयार नहीं है? देखिए, हम इन हालात के अंदर कुछ सपोजिशंस कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं आती, और ख़ास तौर पर अल्ताफ़ हुसैन के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं आती कि वो उनका स्टेटस क्या है, वो उन्होंने क्या किया है, क्या वो एब्डिकेट कर गए हैं, क्या अपनी उन्होंने पावर छोड़ दी है, और वाकई में जब उन्होंने छोड़ी तो उन्होंने फारूक सत्तार के नाम पे अपनी पावर छोड़ दी। अच्छा, अगर ये काम हुआ है कि अल्ताफ़ हुसैन ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है और या वो बीमार हैं और उनको बताया नहीं जा रहा जैसा हिलाली साहब कह रहे हैं, तो फिर वो जो 4 का टोला है वो फिर एक्सटर्नल एलिमेंट्स बन जाते हैं। वैसे एलिमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में जैसे कहते हैं ना, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स तो हो सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो MQM के साथ कोई ताल्लुक, जो MQM पाकिस्तान है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रह जाता जब तक कि वो फारूक सत्तार की लीडरशिप को एक्सेप्ट ना करें। फारूक सत्तार की जो लीडरशिप है वो इस्टेब्लिश इस तरह से है कि MQM पाकिस्तान उसके नाम पर रजिस्टर्ड है, और उसके जितने बाकी पार्टी के मेंबर्स हैं वो सब के सब यहाँ पर पाकिस्तान में MNAs, MPAs और बाकी जो मेंबरान हैं वो इकट्ठे हैं। ये 4 लोग जो बाहर बैठे हैं वो MQM पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ज़रूर खड़ी करेंगे, जिससे इशारा दिया कि क्राइम बढ़ेगा या बढ़ता जा रहा है कराची में, तो वो उनको ज़रूर एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि चंद लोगों के तल्लुकात अभी भी उस 4 के टोले के साथ होंगे। तो अब करना क्या है? करना यह है कि पहली बात, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया, स्पीकर ने वाजे कर दिया कि MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की पार्टी है और यही रिकग्नाइज एस्टैब्लिश पार्टी है। नंबर 2, हमारे जो पैरामिलिट्रीज कराची का जो सिलसिला है वो सूबाई हुकूमत है, जो बाकी वहाँ के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनका काम ये है क्रिमिनल्स को ज़रूर पकड़ो, लेकिन ये मेक श्योर कर लें कि किसी सूरत भी MQM पाकिस्तान और फारूक सत्तार को जिस हद तक वो उनसे अलहदा रख के सोच सकते हैं और देख सकते हैं वो करना चाहिए, ताकि MQM पाकिस्तान की जो खास तौर पे यहाँ पे वोटर बेस है कराची के अंदर और सिंध के अंदर, वो उसको इस्टेब्लिश कर सके कि हाँ यही इनकी लीडरशिप है और इसी को इनको वोट देना है। तो आपको लगता है कि मुहाजिर वोट भी सिचुएशन में डिवाइड होगा, उसमें भी डिवीजन नजर आएगी, या वो मुत्तहद रहेगा MQM पाकिस्तान के साथ? 1.5 साल रह गया इलेक्शंस में। देखिए पहली बात तो यह है कि अगर 4 का टोला पाकिस्तान में अगले इलेक्शंस में अपने नुमाइंदे खड़े करता है तो किस नाम के साथ खड़े करेगा? वो अल्ताफ हुसैन को कोर्ट किया गया, उन्होंने कहा कि आप पार्टी किसी और नाम के साथ री रजिस्टर करवा लें पाकिस्तान में, तो जाहिर है कि वो MQM तो नहीं होगी। अच्छा, कोई और एक नई पार्टी होगी। अच्छा, अगर एक और नई पार्टी आ जाती है तो लामहाला जो महाजर वोट है कराची का या सिंध का, वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। मेरा ख्याल है पाक सरजमीन पार्टी भी कुछ ना कुछ उसके अंदर इंट्रूजन करेगी, कुछ हिस्सा लेगी, लेकिन मेरा लगता मुझे यूं है कि अगर फारूक सत्तार की जो पार्टी है इसको एक सेंट्रल पार्टी तस्लीम कर लिया जाए और इसको ही सही तौर पर रिप्रेजेंटेटिव समझते हुए जिम्मेदारी भी दी जाए कि कराची की जो सफाई है, जो कराची का क्राइम है, उसको मिनिमाइज करने में हेल्प करें, तो फिर मेरा ख्याल है कि इनकी पोजीशन और मुस्तहकम। हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे क्लोजिंग देनी है।
जी जल्दी से मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए ये जो टोला है चार का, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये ब्रिटिश है या अमेरिकन है, ये 20 साल से पाकिस्तान नहीं आए हैं, ये नहीं कंट्रोल कर सकते पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान, इनको कंट्रोल करने नहीं देना चाहिए। और अब MQM का जो इलेक्ट्रेट है पाकिस्तान में, दे मस्ट मेक अप देयर माइंड्स। अगर आप समझते हैं कि MQM का जो अल्ताफ हुसैन जो स्टेटमेंट्स दिया है एंटी पाकिस्तान, तो ये वक्त अब आ गया है। आपके पास एक ऑल्टरनेटिव, क्लियर ऑल्टरनेटिव पाकिस्तान में है। MQM के जो लोग जो नेशनलिस्ट पेट्रियट MQM है, उन्होंने एक पार्टी बनाया है, उनके पास वो क्लेम कर रहे हैं कि दे आर द रियल MQM लीडर्स, द पाकिस्तान MQM। साथ साथ जो डिसअफेक्टेड मेंबर्स हैं, शायद वो इकट्ठे हो शायद ना हो। तो मेरे ख्याल में ये MQM वोटर का टेस्ट आ रहा है। अगर इन्होंने फिर वही लोग जो ये कोटरी अपॉइंट किए उनके लिए वोट किया, तो दैट विल बी अ बैड डे फॉर देम एंड अ वर्स्ट डे फॉर पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, अली साहब, मेरे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाइट एडिशन से शाहजाद ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।